तो आज हम किससे स्टार्ट करने वाले हैं? अ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसका नाम है AS 19। सो आई बिलीव सो बहुत सारे बच्चे हैं एक्साइटेड होंगे। बेहद इजी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ज्यादा ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपसे मेहनत नहीं करवाएगा और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको वापस बोलेगा प्रेजेंट वैल्यू निकालो। सर मतलब हमारा जीवन अभी प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू में चल रहा है। आप ऑब्जर्व करो कि हम अभी तक जो स्टैंडर्ड किए हैं सारे स्टैंडर्ड एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड्स हैं, तो इनका कहीं ना कहीं आपस में इंटरलिंकिंग चलता रहता है। ओके, सो ये एएसबी आपको बोलेगा कि हर जगह प्रेजेंट वैल्यू निकालो और आप तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के एक्सपर्ट हो जितना मुझे लगता है। समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीज का मतलब क्या होता है? लीज का मतलब क्या होता है? लीज मतलब ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज। मतलब मेरे पास कोई एसेट है, याद करो ये एसेट बेस्ड स्टैंडर्ड है तो हम एसेट की ही बात कर रहे हैं यहां पे। मेरे पास एक एसेट है जिसका मैं राइट टू यूज ट्रांसफर कर रहा हूं आपको, और बदले में आप मुझे क्या दे रहे हो? आप बदले में मुझे पैसा दे रहे हो, ठीक है। अच्छा, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। आप मुझे पैसा दोगे, हाँ मैं आपसे पैसा एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ सर, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का क्या नीड पड़ गया? ये तो सिंपल है सर। क्या होता है, मेरे घर के बाजू में एक शोरूम है, वो शोरूम भाड़े पे दिया हुआ है, ये भाड़ा ही तो हुआ ना। भाड़ा मतलब रेंट, लीज मतलब एक तरह से रेंट ही तो हो गया सर। लीज मतलब क्या? रेंट एग्रीमेंट के तौर पे तो हो गया सर ये। इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहे हो? हमने बचपन से लेकर आज तक पढ़ा था सर, जो रेंट पे करता है उसके लिए वो खर्चा रहता है, जो रेंट रिसीव करता है उसके लिए वो कमाई रहती है। तो इसके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों बनाना? यही तो मजे की बात है कि भाई साहब आज तक जो तुमने रेंट के बारे में सुना था वो होता था ऑपरेटिंग लीज, ठीक है, वो होता था ऑपरेटिंग लीज। मतलब आपने बचपन से क्या सुना? रेंट दिया, रेंट लिया। अरे यार मैंने एक प्रॉपर्टी, मैंने एक शोरूम, मैंने एक ऑफिस रेंट पे लिया है। तो ये सारी बातें किसके अंदर आती थी? ऑपरेटिंग लीज के अंदर आती थी। ये एएस मेजरली बनाया किसके लिए गया है? फाइनेंस लीज के लिए। सर ये क्या होती है फाइनेंस लीज? अब मुझे बात बताओ, लॉ में तुम क्या पढ़ते हो? सर अगर रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए, अगर रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए, और तुम जब AS 9 पढ़ोगे रेवेन्यू रिकॉग्निशन, अगर रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है गुड्स का और AS 19 बोल रहा है रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है अगर एसेट का, ठीक है, तो ऐसे सिनारियो में आप बोलते हो हमने ओनरशिप ही ट्रांसफर कर दी। लीगली ट्रांसफर हुई हो या ना हुई हो, लीगली ट्रांसफर हुई हो या नहीं हुई हो, किताबी पे कागजों पे भले ही ट्रांसफर नहीं हो, बट इन रियलिटी हम मानेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुका है। तुम फर्क समझ रहे हो? जब तुम कोई ऑफिस भाड़े पे लेते हो तो वो ऑफिस तुम्हारा हो जाता है क्या? सपोज तुमने मेरे से ये स्टूडियो भाड़े पे लिया, सर आप मुझे ये 1 महीने के लिए दे दो रिकॉर्डिंग करने के लिए, मेरे को अपने कुछ लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है। तो मुझे बात बताओ, मैं बोलूंगा ठीक है 20,000 रुपए किराया दे देना 1 महीने का। तो अब 1 महीने बाद तुम क्या बोलोगे? सर मैं इसका ओनर हूं, आप निकलो यहां से, दफा हो जाओ। क्या तुम ऐसी बातें करोगे क्या? द आंसर इज नो, तुम ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करोगे। मुद्दा यह है वो कौन से टाइप का रेंटल एग्रीमेंट है, कौन से टाइप की लीज है? वो ऑपरेटिंग लीज है। ऑपरेटिंग लीज में सिर्फ राइट टू यूज ट्रांसफर होता है। दैट इज 1 महीने के लिए तू ये यूज करना, 1 महीने के लिए तू इसे यूज करना, उसके बाद बेटा निकल जाना, ठीक है। ये ऑपरेटिंग लीज होती है। बट यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे फाइनेंस लीज है, ठीक है। यहां पे कौन सी टाइप की लीज है? फाइनेंस लीज है। फाइनेंस लीज क्या बोलती है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। क्या बोला जाता है यहां पे? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। फॉर्म मतलब भले ही लीगली कागज पे ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे दिख रही है, बट इस प्रॉपर्टी के रिस्क रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप, मतलब जो ओनर्स के रिस्क रिवॉर्ड रहते हैं वो मैं आपको ट्रांसफर कर चुका हूं, ठीक है। सो दिस इज नोन एज फाइनेंस लीज, ठीक है, दिस इज नोन एज फाइनेंस लीज। और आप उस एसेट के बदले मुझे पैसा इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। क्या आप पैसा मुझे एक साथ दे रहे हैं? नहीं, आप मुझे इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहे हैं। आर वी क्लियर? सर एक बात बताओ, हमने कार खरीदा, अच्छा तुमने एक कार खरीदा, सर वो कार के लिए हमें लोन लग रहा था, वो कार के लिए हमें लोन लग रहा था। मैं एग्जांपल और देना चाहूंगा इस पे। देखो राजा, यहां पे सब ध्यान देंगे। एक कार है, ठीक है, मुझे कार चाहिए, मुझे कार चलानी है।
मुझे कार चलानी है, तो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विथ मी? मेरे पास ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है? मुझे कार चलानी है, मुझे कार चाहिए चलाने के लिए, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल विथ मी? मैं न्यू कार परचेज करूं, एंड टेक लोन फॉर पेमेंट। मेरे को कार खरीदनी है तो मैं कार खरीदूं, और कार खरीदते वक्त जितना पैसा कम जा रहा है उसके लिए मैं लोन ले लूं, उसके लिए मैं लोन ले लूं। किससे? फ्रॉम बैंक। किससे लोन लोगे? फ्रॉम बैंक। क्या ये नॉर्मली हर कार में ऐसे ही किया जाता है कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कार तो खरीदते हैं लेकिन लोन पे लेते हैं? ठीक है। दूसरा है लीज पे लेना, दूसरा है लीज पे लेना। ओके, अब लीज पे लेना मतलब बेसिकली आप कार यूज करोगे और बदले में आप रेंटल चुकाओगे। ठीक है। तो यहां पे एक होता है लेसर, यहां पे एक बंदा होता है जिसको बोलते हैं लेसर, और एक बंदा होता है जिसको हम बोलते हैं लेसी। अब अगर लेसर ने लेसी को राइट टू यूज दिया है और बदले में लेसी पैसा चुका रहा है, कंसिडरेशन, तो इसे क्या बोला जाएगा? लीज। इसे क्या बोला जाएगा? लीज। ठीक है। अच्छा, अब दो तरह की लीज होती है, अब दो तरह की लीज होती है। जो मेरा AS19 है वो किसके बारे में बात करता है? सर AS19 इसके बारे में बात करता है। आर वी क्लियर एवरीवन? लीज के बारे में बात करता है। सर आपने नई कार लिया और वो कार लेने के लिए आपने लोन लिया, भाई इसके बारे में AS19 बात नहीं कर रहा। AS19 बात कर रहा है राइट टू यूज, अगर आपने ट्रांसफर किया उसके बारे में। अब इसके अंदर दो टाइप की लीज होती है। टाइप्स ऑफ लीज, एक होती है फाइनेंस लीज और दूसरी होती है ऑपरेटिंग लीज। दूसरी होती है ऑपरेटिंग लीज। डन। अब सर हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि फाइनेंस लीज क्या है। आपने तो बताया कि रिस्क रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है तो फाइनेंस लीज है। सर हमारे वो पल्ले नहीं पड़ा, तुम्हें पल्ले नहीं पड़ा, आईसीआई को पता था तुम्हारे लिए पल्ले नहीं पड़ेगा, तो उन्होंने पहले ही तुम्हें लिस्ट दे दी कि भाई अगर ये सिनारियोज है तो तू फाइनेंस लीज मानना। ठीक है। अगर ये सिनारियो है तो तू फाइनेंस लीज मानना। पहला पहला भाई जो जो एसेट दिया जा रहा है लेसी को, मैं लेसर हूं, मैं अपनी कार दे रहा हूं, कार का राइट टू यूज दे रहा हूं आपको। ठीक है। अच्छा, कार का यूजफुल लाइफ क्या होता है? सर कार का यूजफुल लाइफ है 10 साल, 10 ईयर्स। अगर आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तुझे राइट टू यूज दे रहा हूं इस कार का 8 साल के लिए, कितने साल के लिए? 8 साल के लिए। तो मुझे बात बताओ जेन्युइनली राजा, ये कार मैंने यूज करने के लिए ली थी कि बेसिकली मैंने तुम्हें बेच मारी है? तुम सोचो, टेक्निकली सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं कार का यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, मैंने तुम्हें रेंट पे दे दिया, तूने और मैंने 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 9 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो टेक्निकली कार का ओनर मैं रहा कि कार के ओनर तुम ही बन चुके हो? तुम सोचो, ये बेसिकली एक सेल का ट्रांजैक्शन बन चुका है कि भाई मेरे पास एक एसेट है और मैंने उसे बेच मारा। कागजी तौर पे ये रेंट एग्रीमेंट दिख रहा है, कागज पे ये रेंट एग्रीमेंट दिख रहा है, बट रियलिटी में रेंट एग्रीमेंट है क्या? 10 साल कार की यूजफुल लाइफ है, 8-9 साल तो तुम ही यूज कर रहे हो। ठीक है। तो क्या ये तुम्हें रेंट एग्रीमेंट दिख रहा है कि ये सेल ट्रांजैक्शन दिख रहा है? सर कागज पे ये रेंट एग्रीमेंट है, बट रियलिटी में सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये एक तरह का सेल ट्रांजैक्शन बन चुका है। सबको क्लैरिटी मिली? ये पहला एग्जांपल था। अब दूसरा कि भाई साहब जो लेसी है, मतलब आपकी बात कर रहा हूं मैं, आप 10 साल बाद वो कार अपने पास रख लोगे और उसकी पूरी उम्मीद मुझे है, मुझे आज ही उम्मीद है
कि जिस दिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, हमारा रेंट एग्रीमेंट खत्म होगा 8 साल 9 साल बाद, उस दिन तुम ये कार अपने पास रख लोगे। और तुम किस भाव पे रखोगे? अगर उस कार का तब मार्केट वैल्यू 20,000 होगा, तुम 20,000 से कम भाव पे अपने पास रख लोगे। ठीक है, ये सेकंड सिनारियो बना। पहला सिनारियो, लेसी के पास मतलब तुम्हारे पास कार का सब्सटैंशियल यूज तुम कर रहे हो, कार की लाइफ 10 साल है, तुमने 8-9 साल यूज कर लिया। दूसरा एग्जांपल, मुझे आज ही लग रहा है कि भाई जिस दिन ये रेंट एग्रीमेंट, जो कार का राइट टू यूज का मैंने एग्रीमेंट किया है, ये जिस दिन खत्म होगा उस दिन कार तुम मेरे से खरीद लोगे। ठीक है, आर वी क्लियर? या फिर जिस दिन ये रेंट एग्रीमेंट खत्म होगा, ओनरशिप तुम्हारे पास ट्रांसफर हो जाएगी। जिस दिन ये रेंट एग्रीमेंट खत्म होगा, ओनरशिप तुम्हारे पास ट्रांसफर हो जाएगी। क्या अभी तक ये 3 कंडीशन में तुम्हें दिख रहा है कि भाई साहब ये रेंट एग्रीमेंट तो है बट ये कागज पर है, रियलिटी में सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखोगे तो ये सेल का ही ट्रांजैक्शन है, आपने एसेट बेच मारा है। ठीक है, अच्छा, या तो एसेट जो मैं राइट टू यूज के तहत दे रहा हूं, मेरे पास एक एसेट है जो मैं आपको दे रहा हूं, वो स्पेशलाइज नेचर का है और वो तुम्हारे लिए बनाया गया है, और अगर मुझे किसी और को बेचना है तो मुझे बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। तो मैं कोई चीज स्पेशलाइज बना के तुम्हें रेंट पे दे रहा हूं? नहीं, अगर मैं कोई चीज स्पेशलाइज बनाऊंगा तो मैं तुम्हें टेक्निकली बेचने की नियत रखता हूं, कागज पे रेंट एग्रीमेंट है। ठीक है, या फिर लास्ट ये जो एसेट जिसका मैंने राइट टू यूज आपको दिया है, अगर वो एसेट से जो कैश फ्लो जनरेट होंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे और एसेट के भाव से कंपेयर करोगे तो सेम आ रहा है, मोटा मोटी अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है। सर एग्जांपल के तौर पे मैंने जो कार दिया वो 10 लाख की है, और कितने साल के लिए दिया? 8 इयर्स के लिए दिया, या मैंने 9 इयर्स के लिए एग्रीमेंट किया लीज का। तो जब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं ऑफ 8 ईयर या 9 ईयर के कैश फ्लोज का, तो वो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। ठीक है, अगर ये सिनारियो है तो भी हम मानेंगे कि भाई वो बेसिकली रेंट एग्रीमेंट नहीं है, वो ऑपरेटिंग नहीं है, वो फाइनेंस लीज है। इसमें जो मेरे को बहुत अच्छा पसंदीदा पॉइंट लगता है वो ये वाला लगता है कि भाई यस, ठीक है, हाँ बिल्कुल मन से लग रहा है कि सर ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म है, ये सेल परचेज का ट्रांजैक्शन है, कहीं तो भी यहां पे रेंट वेंट तो कागजी तौर पे दिख रहा है, अलाइंड है। सर एक स्पेशलाइज वाले का एग्जांपल दे दो। ठीक है, वापस से बोल रहा हूं, समझो मैं ये स्टूडियो तुम्हें रेंट पे दे रहा हूं। अब ये जो स्टूडियो है करंटली ये मेरे हाइट के हिसाब से बना हुआ है। ठीक है, कैमरा मेरे हाइट पे लगा हुआ है, लाइट्स मेरे हाइट पे लगे, ग्रीन स्क्रीन मेरे लाइट के हिसाब से। तू आया, तूने बोला भाई मेरे को ये रेंट पे चाहिए, मैंने बोला ले ले, कल से रिकॉर्डिंग चालू करना, 20,000 रुपए महीना दे देना। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 1। दूसरा, तू मेरे पास आया, सर मेरे को स्टूडियो रेंट पे चाहिए, मैंने तेरे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कैमरा लगाया, तेरे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैंने पोडियम खरीदा, तेरे स्पेसिफिकेशन आपसे टेबल की हाइट रखा, लाइट्स तेरे हिसाब से, ग्रीन स्क्रीन तेरे हिसाब से, ऊपर वाली लाइट्स तेरे हिसाब से, एसी जो तेरे को चाहिए था, टीवी जो तेरे को चाहिए था, ये सब तेरे हाइट के अनुसार है। और तेरी हाइट है 4 फुट, तेरी हाइट है एग्जांपल के लिए 4 फुट। ओके, अब मुझे बात बता, इस स्टूडियो का मैं रेंट ले रहा हूं 20,000 रुपए महीना, और तेरे और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 8 साल का। ओके, तो अब क्या मैं ये स्टूडियो किसी और को दे पाऊंगा बिना मॉडिफिकेशन के लिए? द आंसर इज नो। तो ये स्टूडियो स्पेशली तेरे लिए बना गया है। तो बेसिकली मैंने जो कैमरा वैमरा लगा के दिया वो एक तरह से तेरे और मेरे बीच में सेल ट्रांजैक्शन है। हां, जो कंसिडरेशन है, जो पैसा है, वो एक साथ नहीं मिल रहा है, वो पैसा इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है वो एक तरह से सेल ट्रांजैक्शन ही, बट वो सेल ट्रांजैक्शन का पैसा एक साथ नहीं मिल रहा है, इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है। ओके, कागज पे रेंट एग्रीमेंट है, रियलिटी में नहीं। आर वी क्लियर? सॉर्टेड है, अलाइंड है सबको यहां पे? सर बेसिकली हायर परचेज बेसिस हो गया। द आंसर इज यस, हायर परचेज बेसिस अगर तुमने कभी तो भी पढ़ा होगा। ओके डन। अभी ना मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूं कि यहां पे 2 लोग हैं, एक होता है लेसी और एक होता है लेसर। हम सबसे पहले अकाउंटिंग किसके बुक्स की सीखेंगे? लेसी के बुक्स की। ठीक है, क्योंकि लेसी वो बंदा है जो पेमेंट कर रहा है इंस्टॉलमेंट में। ठीक है डन। अब सर अगर फाइनेंस लीज है, तो मैंने आपको क्या बोला है?
सब्सटेंस ओवर फॉर्म मानना। लेसर के लिए वो एसेट का सेल होगा, एसेट खरीदा तो डेबिट, बेचा तो क्रेडिट। और जो लेसी है उसके लिए वो एसेट का परचेस कहलाएगा। अच्छा सर, आपने यहां पे लेसर केस में सेल क्यों लिखा हुआ है? सुनो, मैं ना मशीन बनाता हूं, ठीक है। वो मशीन का यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है। आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई साहब ये मशीन मैं आपको 8 या 9 साल के रेंट एग्रीमेंट पे दे रहा हूं, तो क्या सब्सटैंशियल यूजफुल लाइफ मैंने आपको यूज करने के लिए दे दिया? यस। तो अब मेरा काम क्या है? मेरा काम है मशीन बनाना और बेचना। मेरे लिए मनीष सॉरी बोल दिया, मेरे लिए मशीन फिनिश गुड है, और मैं फिनिश गुड तुम्हें दे रहा हूं 8-9 साल के लिए यूज करने के लिए। उस फिनिश गुड का लाइफ कितना है? 10 ईयर्स, ठीक है। मैं तो सेलर ऑफ मशीन हूं, तुम परचेजर ऑफ मशीन हो। तुम्हारे लिए वो एसेट है, मेरे लिए तो वो गुड्स है। तो यहां पे सेल भी आ सकता है। अगर जो मैंने गुड्स बेचा वो आगे वाले के लिए एसेट है। आर वी क्लियर? मेरे लिए वो गुड्स फिनिश गुड है, मैंने सेल किया, ठीक है, क्योंकि वो फाइनेंस लीज है, इसलिए मैं उसे क्या दिखाऊंगा? सेल दिखाऊंगा। बट तुम्हारे लिए वो क्या है? एसेट। क्लैरिटी है मैंने वहां पे सेल क्यों लिखा है? क्योंकि लेसर धंधा करता है उस चीज का, मशीन बेचने का, फिनिश गुड के तौर पे उसका बिजनेस है। बट इस बार उसने बेचा नहीं, उसने तुम्हें लीज पे दिया, और ये लीज यूजफुल लाइफ के सब्सटैंशियल पोर्शन के लिए, दैट इज 10 साल की यूजफुल लाइफ उस एसेट की, 9 साल का लीज तुम्हारे साथ कर लिया। तो ये किस में आ जाएगी? फाइनेंस लीज। और मुझे उसे सेल दिखाना पड़ेगा, और एज अ लेसी तुम्हें उसे एसेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो सर लेसी के लिए तो काट पीट के वो एसेट ही है, हां। तो सर लेसी के लिए तो पीपी हो गया। अरे बिल्कुल, किसने मना किया? बिल्कुल पीपी हो गया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बिल्कुल। तो उसे आप नाम क्या देते हो? एसेट ऑन लीज अकाउंट डेबिट। बट बेसिकली वो आपका पीपी है। कौन? लेसी। लेसी के लिए वो क्या है? पीपीई। ओके डन सर। तो जब पीपीई में, सर पीपीई में क्या होता था? एक होता था परचेज कॉस्ट। हेलो एवरीवन, इधर इधर। सर पीपी में क्या होता था? एक होता था परचेज कॉस्ट, फिर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होता था, ठीक है। सर ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता था, टैक्सेस जो नॉन रिफंडेबल है वो ऐड होते थे। सर वो सारी बातें यहां पे होने वाली है ना? यहां पे वो सारी बातें नहीं होने वाली है। यहां पे सिर्फ मैंने आपको पीपी इसलिए कहा बिकॉज क्योंकि ये पीपी है तो आपको डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा। और फिर ये जो डेप्रीसिएशन है वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब पीपी के लिए मुझे इतना बताना था आपको, ठीक है। डन, अलाइंड है सबको यहां पे? अब सर हम जब अकाउंटिंग करेंगे तो एसेट अकाउंट डेबिट तो करना है, तो कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे? ये अमाउंट तो बता दो। चलो वो अमाउंट आपको बता देता हूं। ओके सर, तो अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अमाउंट विल बी, यहां पे आप अमाउंट लिखोगे कि भाई ये क्योंकि फाइनेंस लीज है तो मतलब बेसिकली ये मैंने एसेट का परचेस किया हुआ है। तो क्या भाव पे परचेस किया हुआ है? क्या ये भाव जो हम एस 10 में पढ़ते थे, क्या ये वही भाव है? नहीं, यहां पे कैलकुलेशन अलग निकलता है। ओके, तो किस अमाउंट पे हम रिकॉग्नाइज करेंगे? लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम लेसी पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्या है भाई साहब? देखो, आप लेसी हो, मैं लेसर हूं, मैंने तुम्हें राइट टू यूज दिया, 10 साल का यूजफुल लाइफ है, मैंने 9 साल का तुम्हें राइट टू यूज दे दिया, तो एएस 19 बोल रहा है ये फाइनेंस लीज है। तो ऋषभ तुम्हारे लिए सेल है, लेसी तुम्हारे लिए परचेज है, राजा, ठीक है। अब परचेज है एसेट का, तो तुम किस भाव पे एसेट अकाउंट डेबिट करोगे? वो भाव विल बी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। तो मैंने तुम्हें एसेट फाइनेंस लीज के अंदर दिया यूज करने के लिए, तुम जो मुझे पे करोगे उसका प्रेजेंट वैल्यू। ओके सर, डन। और उस एसेट का फेयर वैल्यू जो क्वेश्चन में हमेशा आपको दिया रहेगा, विच एवर इज लोअर, ठीक है। अब सर ये क्या चिड़िया है? ये कौन सी खेत की मूली आ गई बीच में? मैं तुम्हें समझा रहा हूं। डिस्कशन ऑन मिनिमम लीज पेमेंट, एमएलपी। और ये एमएलपी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए अब यहां पे लेसर है,
लेसर ने एक मशीन का राइट टू यूज दिया, ओके, किसको? लेसी को। अब ये कौन सी लीज है सर? ये है फाइनेंस लीज। ये क्या है? फाइनेंस लीज, ठीक है। तो अब बदले में मैं क्या दे रहा हूं? सीरीज ऑफ पेमेंट दे रहा हूं। मैं लेसर को बोल रहा हूं कि भाई साहब मैं तुझे पैसा दूंगा, ठीक है। कितना पैसा दूंगा? 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख। एक काम करो सिंप्लिसिटी के लिए, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, और मैं यहां पे देखो 3 लाख तो दूंगा ही दूंगा। मैं देखो छठवीं इंस्टॉलमेंट 3 लाख की दूंगा ही दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि मैं उस दिन पे तुमसे एसेट भी खरीदूंगा। मैं उस दिन पे तुमसे एसेट भी खरीदूंगा, ठीक है। गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। कितने का? 50,000 में। मैं 50,000 गारंटी देता हूं कि उस दिन मैं 50,000 रुपए तुम्हें चुकाऊंगा रेसिडुअल वैल्यू के लिए, ओके। मैं तुमसे छठवें साल के एंड में ये एसेट खरीदना चाहूंगा। आर वी क्लियर? क्या ये आज ही डे 1 पे ही बात हो चुकी है? द आंसर इज यस। सबको यहां तक क्लैरिटी है? अच्छा, अब मुझे बात बताओ, डिस्काउंट रेट क्या है? क्योंकि मैंने क्या कहा, ये फाइनेंस लीज है, तो आपको क्वेश्चन हमेशा डिस्काउंट रेट देगा। डिस्काउंट रेट है 10%। डिस्काउंट रेट है 10%, ओके, डन। तो लेसर ने मशीन दे दिया लेसी को, और मशीन देगा तभी तो मशीन यूज हो पाएगी ना यार। राइट टू यूज का मतलब है मशीन दे दिया यूज करने के लिए। मशीन लेसी के पास है। लेसी हर साल 3-3 लाख रुपए का पेमेंट कर रहा है, और आखिरी साल में 3 लाख प्लस गारंटी दे रहा है कि मैं 50,000 रुपए तेरे को ये मशीन के रेसिडुअल वैल्यू के तौर पे दूंगा, ओके। चलिए, ईयर, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6। चलो, कैश फ्लो 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अच्छा 2 मिनट तुम मेरे को मैथ्स मत सिखाना यहां पे। 1.10, 1 डिवाइड बाई 1.1, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, मैं 3 डिजिट तक जा रहा हूं, 0.621, उससे आगे 0.564। तो अब इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना हो गया? 0.909 मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख, ये हो गया 2.727 लाख। 0.826 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2.478 लाख। 0.751 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2.253 lakhs. 0.683 मल्टीप्लाई बाय 3, 2.049. 0.621 multiplied by 3, 1.863. And last but not the least, 3.5 multiplied by 0.564, 1.974. 2.727
प्लस 2.478 प्लस 2.253 प्लस 2.05 ना 049 प्लस 1.863, ये हो गया 13.344। ये क्या हो गया 13.344। इसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। सबको एमएलपी समझ गया? क्या सबको एमएलपी समझ गया? अलाइंड है सबको यहां पे? ओके, चलिए अब आगे की बात करते हैं। क्या सर इसका कोई और तरीका निकालने का है क्या? बेटा मैथ्स है, मैथ्स में तुम कुछ भी कर सकते हो जीवन में। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 3 लाख तो हर साल कॉमन है, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर प्लस 0.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.564। यस, ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैसे आएगा? 1 डिवाइड बाय 1.1 इक्वल टू 1 2 3 4 5 जीटी 3.791। ये क्या है? इनका टोटल मारोगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? तो 3.791 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, दैट इज इक्वल टू 11.373 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.564। अच्छा 6 साल है, ओ माय गॉड, पर्दा है पर्दा। 1.1 1 डिवाइड बाय 1.1 1 2 3 4 5 6 4.355 13.065 0.5 multiplied by 0.564 0.282 ठीक है। तो मेरे लाल इन दोनों में फर्क है बिकॉज यहां पे हमने अलग अलग लिखा है और वहां पे सिंगल डिजिट लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा मोड़ा फर्क चलता है, ठीक है। तो मैंने तुमको दोनों तरीका निकालने का दिखा दिया। तो अब सर ये क्या हो गया, मिनिमम लीज पेमेंट। और आपको क्या दिया रहेगा, आपको क्वेश्चन हमेशा फेयर वैल्यू देके रखेगा। आपको क्वेश्चन हमेशा क्या देके रहेगा, फेयर वैल्यू देके रखेगा। तो विच एवर इज लोअर आप यहां पे लिख दोगे, विच एवर इज लोअर आप यहां पे लिख दोगे। यही आपका एसेट का परचेज वैल्यू हो गया, यही आपका एसेट का क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या सबको समझा कि लेसी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेगा एसेट, क्या यहां पे सबको क्लैरिटी है? So this is my, therefore cost of acquisition of asset for lessee is equal to 13.344. ओके डन। अब इस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। सर ये चीज हमें समझ गई। अब यहां पे फाइनेंस चार्जेस क्या आ गए, ये कौन सी खेत की चिड़िया आ गई, ये कौन सी खेत की चिड़िया आ गई। डन, इधर आओ। अब आगे बात करते हैं कि सर देखिए बात को समझने की कोशिश करिए। यहां पे जो लेसर है उसने जो मशीन दिया लेसी को, राइट टू यूज करने के लिए, बट हम बोल रहे हैं ये एक फाइनेंस लीज है। ये क्या है, एक फाइनेंस लीज है। ओके जी। तो अब बदले में ये जो पैसा आ रहा है ये क्या है, इंस्टॉलमेंट्स आ रही है, 1 2 3 4 5 6, 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 प्लस 0.5। तुम्हें नहीं लगता है कि ये एक तरह से हमने एज अ लेसर उधार में लेसी को बेचा, और लेसी से जो हम पैसा ले रहे हैं, लेसी से जो पैसा ले रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी
प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है मिनिमम लीज पेमेंट का? 13.344। और आपका लीज पेमेंट कितने हैं? लीज पेमेंट है 3 लाख इंटू 5 प्लस 0.5 लाख, दैट इज इक्वल टू 15.5 लाख। ये सुनो, तो तुम्हें नहीं लग रहा है ये मैंने सेल पे दिया और बदले पे जो मुझे पैसा मिल रहा है वो इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, तो मैं ब्याज लूंगा? क्या मैं ब्याज लूंगा? मैं लेसर हूं, क्या मैं ब्याज लूंगा? ये सुनो भाई, AS19 बोल दिया कि यार तुमने इसे सेल ही कर दिया है, किताबी तौर पे ये रेंट एग्रीमेंट दिख रहा है बट रियलिटी में ये सेल है। और जो तुम्हें रेंट मिल रहा है, जो तुम्हें रेंट मिल रहा है वो रेंट नहीं है, वो एक तरह से उस सेल ट्रांजैक्शन का जो पैसा है वो तुम्हें इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, जिसपे तुम ब्याज लगा के ले रहे हो आगे वाले से, हाँ या ना? तो अब टोटल फाइनेंस कॉस्ट कितना हो जाएगा? सर टोटल इंस्टॉलमेंट 15.5 लाख की पे हो रही है और इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है? इसका प्रेजेंट वैल्यू 13.334 है, 344 है, तो 15.5 माइनस 2.156 लाख का, क्या ये एक तरह का इंटरेस्ट हो गया? क्या ये एक तरह का फाइनेंस कॉस्ट हो गया? पता है मैं AS16 खोलना चाहूंगा, 3 5 15। अरे यार मैं हमेशा एक ही चीज करता हूं, 5 क्यों ले ले रहा हूं मैं? ये 6 है, अगले बार मैं 5 ही लूंगा, एक ना एग्जाम्पल में मैं बार बार 5 ही लिख दे रहा हूं वहां पे, क्योंकि हमने जो AS पढ़े हुए हैं, जब मेरे को गुडविल वाला याद चल रहा है दिमाग में। 5.156 लाख। अच्छा तुम्हें याद हो या ना हो, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा, AS16 हमने पढ़ा था, हेलो, हमने AS16 पढ़ा था। क्या AS16 में बोरोइंग कॉस्ट के अंदर क्या फाइनेंस कॉस्ट का जिक्र था क्या? यस और नो? और तब मैंने शायद आपको कभी तो भी कहा होगा कि हम जब AS19 पढ़ेंगे तब मैं तुम्हें फाइनेंस कॉस्ट पढ़ा दूंगा। यही है वो फाइनेंस कॉस्ट जो बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट होती है और हम उसे कैपिटलाइज करते हैं क्वालिफाइंग एसेट के केस में। ये सुनो सर, क्वालिफाई कितना होगा? जब तक एसेट रेडी टू यूज नहीं होता है तब तक का ब्याज क्वालिफाई होता है और उसके बाद का ब्याज प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है। याद आया कुछ? क्लैरिटी सबको मिली? अब सर ये जो 5.156 लाख का ब्याज है, क्या पूरे के पूरे ब्याज को मैं पहले साल में ही डेबिट कर दूंगा क्या एज फाइनेंस चार्ज? द आंसर इज नो। आपका एसेट 6 साल यूज हो रहा है, यस, आप 6 साल में पेमेंट कर रहे हैं, तो ये ब्याज 6 साल में जाएगा, ये ब्याज 6 साल में जाएगा। तो क्या हम कैलकुलेशन करें अभी कि कितना ब्याज जाएगा, कैसे हम अकाउंटिंग करेंगे? अभी हम किसके बुक्स की बात कर रहे हैं? बुक्स ऑफ लेसी। बट बेटा एक ही क्वेश्चन ढंग से समझो, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस AS के अंदर। बहुत सिंपल AS है, बच्चों को सिर्फ यही नहीं समझता कि कब क्या करना। ये क्या है मेरा? ये मेरा टोटल फाइनेंस कॉस्ट। क्या मैं इसे एक ही साल में डेबिट कर दूंगा क्या? द आंसर इज नो। 6 साल एसेट यूज कर रहा हूं तो 6 साल में करूंगा, ठीक है? चलो क्या मैं टेबल बनाऊं अभी कैलकुलेशन के लिए? यस सर। क्या ये टेबल आपने एग्जाम में बनाना चाहिए? बिल्कुल बनाना चाहिए। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ठीक है? इन द बुक्स ऑफ लेसी। देखो भाई साहब बात को समझो, अब AS19 ने बोल ही दिया है कि ये सेल परचेस ट्रांजैक्शन है, ये सेल परचेस ट्रांजैक्शन है। इसका मतलब ये एक तरह से, ये एक तरह से मुझे, मैंने एसेट, मैं लेसी हूं मान लो, मैंने एसेट खरीदा और मैं पैसा इंस्टॉलमेंट में चुकाने वाला हूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये मेरा लोन अमाउंट हो गया?
क्योंकि यहां रेंट नहीं है, ये तुमने एसेट खरीदा, ये तुमने कर्जे पे खरीदा, तभी तो देखो ना राजा, जर्नल एंट्री देखो, लेसर क्रेडिट हो रहा है। क्यों? बिकॉज आपने एसेट तो खरीदा लेकिन उधार में खरीदा, और वो उधार का पैसा आप ब्याज समेत चुका रहे हो, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये एक तरह का लोन हो गया। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग, यस सर। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट कितना है राजा मेरे? आपका डिस्काउंट रेट ही आपका इंटरेस्ट रेट है। यहां पे सबको डिस्काउंट रेट दिख रहा है 10%, यही मेरा इंटरेस्ट रेट है। टोटल पेमेंट मेड, टोटल पेमेंट मेड, ओके डन। चलिए 13,34,400, ठीक है। चलिए इस पे 10% निकालेंगे। 13,34,400 इंटू 10%, 1,33,440। टोटल आउटस्टैंडिंग 14,67,840। मेरे लाल, आप इंस्टॉलमेंट में पैसा पे कर रहे हो, आपकी ईएमआई कितनी है? सर ये ईएमआई 3 लाख की है। हमारी ईएमआई कितने की है? हमारी ईएमआई 3 लाख रुपए की है, ठीक है। तो अभी भी 11,67,840 चुकाना बाकी है, ठीक है। तो अगले साल का यही आउटस्टैंडिंग बन जाएगा 11,67,840 मल्टीप्लाइड बाय 10%, 1,16,784। तो ब्याज समेत कितना हो गया? 12,84,624। लिखना मत, मैं वापस से ईएमआई चुकाऊंगा 3 लाख रुपए, तो हो गया 9,84,624। 9,84,624 आउटस्टैंडिंग हो गया साल के पहले दिन पे। 10% ब्याज का रेट 98,462, तो ये हो गया 10,83,086। कितना पे कर दिया? 3 लाख रुपए पे कर दिया, तो हो गया 7,83,086। 7,83,086 मल्टीप्लाइड बाय 10%, 7,83,000 पे 10%, 78,309। 8,61,395। 8,61,395 कितना पे कर दिया? 3 लाख पे कर दिया, तो हो गया 5,61,395। 5,61,395 मल्टीप्लाइड बाय 10%, 56,140 राउंड ऑफ। तो 6,17,535, 6,17,535, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका बी है। टोटल आउटस्टैंडिंग ए प्लस बी, टोटल पेड ये आपका हो गया सी।
ये आपका हो गया डी, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या है, सी माइनस डी, सी माइनस डी। ठीक है, कितना पे कर दिया, 3 लाख पे कर दिया, तो ये हो गया 3,17,535। अब एवरीवन कॉन्सेंट्रेट, मैं पेमेंट कितना करने वाला हूं, मैं पेमेंट तो 3.5 लाख करने वाला हूं। आखिरी ईयर में आपने ये ध्यान देना है, आखिरी साल में आपने ध्यान देना है कि मैं पेमेंट तो 3.5 लाख रुपए करने वाला हूं, तो यहां पे टोटल आउटस्टैंडिंग में कितना आना चाहिए, 3.5 लाख आना चाहिए। तो ब्याज कितना आना चाहिए सर, हमारा जो कैलकुलेशन में आ रहा है ब्याज, हमारा जो कैलकुलेशन में आ रहा है 31,754 आ रहा है, 31,754 आ रहा है। बट हमें कितना चाहिए, 3.5 लाख माइनस 3,17,535। एक सेकेंड, $32,465 चाहिए बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो क्या हम इसे ब्याज को लेंगे, क्या हम इसे ब्याज को लेंगे, द आंसर इज नो, हम बैलेंसिंग फिगर ले लेंगे। ठीक है, अलाइंड है क्या, ताकि हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाए। एक बार आखिरी साल वाला अच्छे से सुन लो मेरी बात। देखो, अगर हम एग्जैक्टली जो कैलकुलेटर पे नंबर ऑफ डिजिट्स लेते हैं, अगर हम उतने डिजिट्स को लेंगे तो हमारा अमाउंट एग्जैक्टली सेम आएगा। उदाहरण के तौर पे मैंने यहां पे 3.55 लिया, ठीक है, अब मैं कैलकुलेटर पे लेता हूं 1 डिवाइड बाय 1.1, 1 2 3 4 5 6 जीटी, तो मेरे कैलकुलेटर पे आ रहा है 4.355260699943 मल्टीप्लाइड बाय 3 लाख कर देता हूं, तो मेरा कितना अमाउंट आ रहा है, 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एज पर कैलकुलेटर, राउंडिंग ऑफ नहीं करता हूं, एज पर कैलकुलेटर इक्वल टू 13,06,578, 13,06,578, और आखिरी साल में 1.10 1 2 3 4 5 6, तो अब जो रेसिडुअल वैल्यू है 50,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% रेट 6वें साल के एंड में, ये कितना हो गया 28,224। टोटल मारते हैं 13,34,801। हमने कितना लिया, 13,34,400 लिया राउंडिंग ऑफ की वजह से। ठीक है, राउंडिंग ऑफ की वजह से। अब उस वजह से अगर आप नीचे आओ तो आपका जो आखिरी इंस्टॉलमेंट है, आपका जो आखिरी इंस्टॉलमेंट है वो आपको क्लोज करना है, यहां पे 0 दिखना चाहिए, तो 0 दिखना चाहिए, पेमेंट अमाउंट भी फिक्स्ड है, ओपनिंग भी फिक्स्ड है, तो आप चेंज क्या करोगे, इंटरेस्ट में। अब सब यहां पे ध्यान दो, अगर मैं 13,34,801 को लेता हूं, 13,34,801 को लेता हूं, ठीक है, डन। मैं पहले ब्याज ऐड करूंगा, फिर 3 लाख रुपए माइनस करूंगा, हम साल काउंट करते करते चलेंगे। प्लस 10% इक्वल टू 14,68,281 आया, माइनस पहले साल के एंड में मैंने 3 लाख पे किया, ये पहला साल खत्म। दूसरे साल का ब्याज जोड़ूंगा 10%, फिर 3 लाख रुपए पे करूंगा, दूसरा साल खत्म। तीसरे साल का 10% का ब्याज जोड़ूंगा, 3 लाख रुपए पे करूंगा, तीसरा साल खत्म। चौथे साल का ब्याज जोड़ूंगा, 3 लाख रुपए पे करूंगा, चौथा साल खत्म। पांचवें साल का ब्याज जोड़ूंगा, 3 लाख रुपए पे करूंगा, पांचवा साल खत्म। अब आपका ओपनिंग कितना आ रहा है, 3,18,180। तुम्हारा ओपनिंग कितना आ रहा है, 3,18,180। डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालो इन दोनों का, 3,17,535 माइनस 3,18,180, 645 रुपीज का फर्क है।
कितने का फर्क है? 645 का फर्क है। और आपके दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालो, 31754, 32465। ब्याज के बीच में फर्क कितना है? 711 रुपए का। 644 प्लस 10%, 710 रुपए। तो बेसिकली वो राउंडिंग ऑफ का फर्क आ रहा था, राउंडिंग ऑफ का फर्क आ रहा था। तो जो भी डिफरेंस होगा मैं वो आखिरी साल के ब्याज में नेट ऑफ कर दूंगा और आखिरी साल का ब्याज बैलेंसिंग फिगर रहेगा। तो अगर आप चेक करना चाहे प्लस 10%, ओ माय गॉड, अगर हम कैलकुलेटर के हिसाब से चलते हैं तो हमारा एग्जैक्टली आखिरी दिन का इंस्टॉलमेंट 3.5 लाख रुपए आता है। वहां पे भी 1 रुपए का फर्क आता है। अगर हम कैलकुलेटर के हिसाब से चलते हैं तो 1 रुपए का फर्क आता है, बट क्योंकि हम राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं इस वजह से जो भी आखिर में एडजस्टमेंट होगा वो हम बैलेंसिंग फिगर करके डालेंगे। ठीक है, हम क्या करके डालेंगे? बैलेंसिंग फिगर करके डालेंगे। सबको समझ गया? आखिरी महीने का आखिरी साल का ब्याज क्यों नहीं टैली हो रहा है? आखिर हमने ये 10% क्यों नहीं लिया? आई बिलीव सो सबको समझ गया होगा। नहीं तो अगर मैं 10% लेता था तो एक्सेस पेमेंट आ जाती थी तो यहां नेगेटिव बचता था। ठीक है, अलाइंड? सर तो एग्जाम में जो आपने किया 3 डिजिट तक राउंडिंग ऑफ वैसा ही करना है? द आंसर इज यस। एग्जाम में जैसा मैंने सॉल्व किया आपको वैसा ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, डन। कैलकुलेटर वाला, अगर तुम ये कैलकुलेटर वाला सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कैलकुलेटर पे आंसर सही है तो वो तुम्हें मार्क्स भी अपने कैलकुलेटर पे देगा। जो बंदा चेक कर रहा है वो मार्क्स भी तुम्हें अपने कैलकुलेटर पे देगा, और वो मार्क्स तुम्हें अपने कैलकुलेटर पे देगा, तुम्हारे पेपर पे नहीं देगा तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, डन, अलाइंड? चलो राजा, अब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। बिल्कुल सर। देखो एक ही एग्जाम्पल है ये, एक एग्जाम्पल अगर आप बाद में भी कभी रिवाइज करते वक्त यूज करोगे तो ये एक एग्जाम्पल पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा देगा। ठीक है, फाइनेंस लीज का। ठीक है, चलिए जर्नल एंट्री पास करते हैं। लेसी लेसी ने जो एसेट लिया है वो किताब पे रेंट पे लिया है, बट रियलिटी में उसने परचेज किया हुआ है वो एसेट। उसके पास उस एसेट का रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुका है इंसिडेंटली। ओके, तो वो क्या दिखाएगा? एसेट। सर क्या हम सीधा मशीन दिखा दे? हाँ, हमने तो मशीन खरीदी तेल लेने के, एसेट अंडर लीज। मशीन अकाउंट डेबिट टू लेसर। ये मशीन का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? ये मशीन का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 13,34,400। 13,34,400। क्या ये पैसा मैंने लेसर को चुकाया? नहीं, ये पैसा मैंने लेसर को नहीं चुकाया। ये पैसा मैं उसे इंस्टॉलमेंट में चुकाऊंगा। ये पैसा मैं उसके इंस्टॉलमेंट में चुकाऊंगा। ठीक है, डन। तो अब जब मैं इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाऊंगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक क्रेडिट। अब देखो बेटा, मैं शॉर्टकट मारने वाला हूं, तुम रोना मत। ईयर एंड 1, ईयर एंड 2, ईयर एंड 3, ईयर एंड 4, ईयर एंड 5। थोड़ा और स्पेस बनाता हूं मैं। ईयर एंड 6। ठीक है, कितना कितना पेमेंट कर रहे हैं? सर देखिए, बैंक से तो पहले साल के एंड में पहले साल के एंड में 3 लाख रुपए दिए, फिर से 3 लाख रुपए दिए, फिर से 3 लाख रुपए दिए, फिर से 3 लाख रुपए दिए,
फिर से 3 लाख रुपए दिए और आखिर में 3.5 लाख दिए। ओके, क्या ये लोन का ईएमआई चुका रहा हूं मैं? बिल्कुल। इसमें से ब्याज कितना है? इसमें से ब्याज कितना है, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, किस नाम से लिख रहे हैं? हम क्या उसे इंटरेस्ट लिख रहे हैं? नहीं, हम उसे फाइनेंस चार्ज लिख रहे हैं। ओके, कितना कितना है? 1,33,440। काम करता हूं, ये ब्याज को उठा ही लेता हूं ना, मेरे को इजी रहेगा। कॉपी। चलिए, कितना ब्याज है? ये पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज है, ये तीसरे साल का ब्याज है, ये चौथे साल का ब्याज है, ये 5वें साल का ब्याज है। सर हमारे मुंह से ना निवाला निकल चुका है, हमको मजा नहीं आ रहा अब इसमें, ये लीज चैप्टर में हमको मजा नहीं आ रहा। और आखिर में 32465, लास्ट वाली 32465। तो सर बाकी से किसको डेबिट करेंगे? लेसर के अकाउंट को डेबिट करेंगे। चलो, 3 लाख में से 1,33,440 माइनस, तो ये बचा 1,66,560। 3 लाख में से 1,33,440 ब्याज है, तो बाकी का लेसर के लिए है, लेसर की उधारी चुकाया जी। ओके, 3 लाख में से 1,16,784 ब्याज है, तो बाकी का 1,83,216। ओके, फिर 3 लाख में से 98,462 ब्याज का है, फाइनेंस कॉस्ट है, तो 2,01,538 लेसर को दे दिया। मतलब उसको दिए तो पूरे 3 लाख, बट ब्याज का मेरे लिए अकाउंटिंग क्या है कि 3 लाख में से 98,000 का ब्याज है और 2 लाख रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट है। 3 लाख माइनस 78,309, 2,21,691। 3 लाख माइनस 56,140, 2,43,860 एंड 3.5 लाख माइनस 32,465, 3,17,535। चलो एक बार टोटल मान लो, 3,17,535, 2,43,860, 221,691, 201,538, 183,216 and 166,560, 1,33,000 or 1,33,004, सॉरी 13,34,400। ठीक है, थर्टीन 34,1344,400। ओके, सबको क्लियर हो गया मुन्ना? अब हम क्या करेंगे सर? हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, हम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, डेप्रीसिएशन कितना? डेप्रीसिएशन कितना सर? हम डेप्रीसिएशन, आप मोटा मोटी ये मान के चलिए कि हम एसएलएम मेथड लगा देंगे और डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन हमें डेटा देगा, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस में हम डेप्रीसिएशन और फाइनेंस चार्ज को ट्रांसफर कर देंगे। सबको क्लियर है राजा? क्या इन द बुक्स ऑफ लेसी सबको क्लैरिटी है? मैंने एकदम प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश की है कि भाई उसके बुक्स में अकाउंटिंग कैसे होगी। वो क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, मिनिमम लीज पेमेंट, दैट इज जो पैसा वो चुकाने वाला है मंथली ईयरली लीज पे, मतलब लीज रेंटल, मतलब जो भी वो पैसा चुकाने वाला है वो लीज रेंटल के नाम से या गारंटीड रेसिड्यूल के नाम से, उसका प्रेजेंट वैल्यू। और यही अमाउंट क्या बन जाएगा आपका? यही अमाउंट क्या बन जाएगा आपका? लोन अमाउंट। जो प्रेजेंट वैल्यू निकालते वक्त, जो प्रेजेंट वैल्यू निकालते वक्त डिस्काउंट रेट रहेगा
वही डिस्काउंट रेट इंटरेस्ट रेट बन जाएगा किसके लिए? लोन के लिए। आर वी क्लियर? चलिए, डन डन डन। सर डेप्रीसिएशन की वैल्यू किस पे कैलकुलेट होगी? राजा मेरे मशीन का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आ रहा है? सर मेरे मशीन का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 13,34,400। तो डेप्रीसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन 13,34,400। डन। सर क्या ये एक लोन अकाउंट की तरह है? बेटा इसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि एसेट बेचा और जो लेसी है उसके लिए वो एसेट का वैल्यू लोन हो गया और वो लोन इंस्टॉलमेंट में चुका रहा है लेसर को, और लेसर लोन के साथ साथ ब्याज भी ले रहा है। लोन इज दैट प्रिंसिपल अमाउंट, लेसर साथ में ब्याज भी लेगा। डन। अब आना चाहेंगे हम इन द बुक्स ऑफ लेसी। अब हम किसके बुक्स में आना चाहेंगे? हम आना चाहेंगे इन द बुक्स ऑफ लेसर। ठीक है, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा लेसर के बुक्स में कुछ और बातें होंगी, थोड़ा सा अलग है लेसर के बुक्स में। ठीक है, चलिए सेम चीज, सेम चीज, एवरीवन कॉन्सेंट्रेट। अब इसमें मेरे को एक चीज आपको बताना है कि बॉस लेसर ने जो रेसिडुअल वैल्यू निकाला है एज पर लेसर रेसिडुअल वैल्यू, मुझे बात बताओ, क्या कोई इंसान रेसिडुअल वैल्यू एग्जैक्ट निकाल सकता है? क्या कोई इंसान रेसिडुअल वैल्यू एग्जैक्ट निकाल सकता है कि वो एस्टिमेट करेगा? सर वो एस्टिमेट करेगा। वो क्या करेगा? एस्टिमेट करेगा। अच्छा, तो इसकी एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू कितनी है आफ्टर 6 इयर्स? 1.5 लाख रुपए की। ओ, तो आपकी कंडीशन नंबर 2 कि भाई लेसर जो कि मैं हूं, मुझे आज ही लग रहा है, मुझे आज ही लग रहा है कि भाई साहब जो लेसी है उसकी नीयत बड़ी खराब है। उसके हिसाब से भी उसने भी कहीं ना कहीं एस्टिमेट किया होगा कि 5 साल बाद इस मशीन की वैल्यू 1.5 लाख रुपए रहेगी। ठीक है, तो लेसी मुझे गारंटी 50,000 की दे रहा है। इसका मतलब तुम समझो लेसी गधा नहीं है, लेसी गधा नहीं है। लेसी अगर आपको गारंटी दे रहा है कि वो 50,000 में खरीदेगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि लेसी को कहीं ना कहीं खुद को भी पता है कि 6 साल यूज करने के बाद भी ये मशीन का कम से कम 50,000 रुपए मिलेगा, तो मैं ये 50,000 रुपए लेसर को दे दूंगा और कम से कम 50,000 मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं मैं मार्केट में ज्यादा भाव पे बेचूंगा। क्योंकि गारंटी कब होती है? जब किसी को उम्मीद है कि उसे गारंटी से ज्यादा मिलेगा, तभी तो इंसान गारंटी देता है। अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि अगर आज तुमने मेरे से स्टॉक मार्केट की क्लासेस ली, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि जितना तुम कोर्स का फीस पे करोगे, अगर तुम नहीं कमा पाए तो मैं तुम्हें रिफंड कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं, जब मैं शब्द गारंटी बोलता हूं और मैं गारंटी में बोलता हूं कि मैं 3 लाख रुपए तुमको चुकाऊंगा कोर्स का फीस, अगर तुम नहीं सीख पाए, तो क्या तुम्हें नहीं लगता है कि मुझे भरोसा है कि तुम सीख जाओगे और तुम 3 लाख से ज्यादा कमाओगे ही? मुझे भरोसा है ना कि तुम 3 लाख से ज्यादा कमाओगे। वैसे ही जो लेसी है वो गारंटी दे रहा है 50,000 की, इसका मतलब उसे पता है कि ये मशीन 6 साल बाद
ये मशीन 6 साल बाद कहीं ना कहीं 50,000 से ज्यादा में बिकेगी, इसलिए उसने गारंटी कितने की मार दिया? 50,000। अब एज अ लेसर, ठीक है, मुझे बात बताओ, 1.5 लाख में से गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू कितना है? गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू कितना है? 50,000। और अनगारंटीड कितना है? 1 लाख। ओके, तो एक बात बताओ मेरे लाल, अब लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने ये मशीन कितने में बेचनी चाहिए? मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं? अब जो लेसर है उसने ये मशीन कितने में बेचनी चाहिए? ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ सकता है कि वो 50,000 की गारंटी पे क्यों हां बोल दिया होगा लेसर ने? लेसर ने सेफ्टी साइड हां बोला होगा कि भाई कम से कम 50,000 तो मिलेंगे। हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता ना भाई। देखो सेल ट्रांजैक्शन हो चुका है, तुम समझो। तुम्हें यहां पे लग रहा है कि सेल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, भाई फाइनेंस लीज है, ये एक तरह का सेल ट्रांजैक्शन ही है। तुम्हें लग रहा है लेसर बाद में क्यों अरे ये एक तरह का सेल ट्रांजैक्शन हो चुका है, और लेसर और लेसी ने नेगोशिएट किया होगा कि 3 3 3 3 3 और आखिरी साल 3.5। तुम्हें अलग तरीके से दिखाया जा रहा है ये चैप्टर को, रियलिटी में ये चैप्टर है कि लेसर ने मशीन बेच दिया है। रेंट एग्रीमेंट में लिखा है कि आखिरी साल में 3.5 लाख देगा। रेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि भाई आखिरी साल में सस्ते दाम पे लेसर लेसी को ये मशीन बेचेगा। ये रेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, कागज पे लिखा हुआ है। रियलिटी में तो बिक चुका है। रियलिटी में सब्सटेंस ओवर फॉर्म है, एसेट इज ऑलरेडी सोल्ड। तभी तो लेसी के बुक्स में सेल परचेज का एंट्री है और लेसर के बुक्स में एसेट का सेल का एंट्री है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि बॉस यहां पे तुम मेरे को ये बताओ, लेसर ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैं बोल रहा हूं लेसर के पास ये ऑफर आया है। ये ऑफर कौन दे रहा है उसे? ये ऑफर दे रहा है उसे लेसी, कि मैं तेरे को हर साल 3 3 3 3 3 दूंगा और आखिरी सालों में तेरे को 3.5 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, तो लेसर ने किस भाव पे एसेट बेचना चाहिए? लेसी की तेल लेने गई, लेसर ने किस भाव पे बेचना चाहिए? बताओ भाई। लेसर क्या एस्टिमेट करेगा? क्या लेसर भी कैश फ्लोस को देखेगा? लेसर सोचेगा अगर ये मशीन मैं यूज करता था, सुनो एवरीवन, अगर ये मशीन मैं यूज करता था अगले 6 साल तक, तो मुझे 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख मिलते थे। यस, और आखिरी साल में ये मशीन 1.5 लाख में बिक भी जाती, ये मशीन 1.5 लाख में बिक भी जाती। यस और नो? मानते हो बात? तो बस अब लेसर अंदाजा लगाएगा कि भाई साहब लेसर के लिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस क्या है। बेटा जब भी कोई धंधे पे बैठता है ना, वो पहले ये सोचता है कि अगर मैं इस एसेट को यूज करता तो मैं कितना कमाता था। आगे वाले के बाद फिर नेगोशिएशन की बात होती है। ठीक है, चलिए, दैट इज 3 लाख मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 6 years, रेट 10% प्लस 1,50,000 की 1.5 लाख। सर लेसर की तो उम्मीद होगी कि उसे 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 6th year, रेट 10%, दैट इज 1 डिवाइड बाय 1.1। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जीटी 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4.355। ठीक है, दैट इज रुपीस 13,06,500। एड 1.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1.1। 1 2 3 4 5 6, 0.564
0.564 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 लाख, 84,600। 13,91,100। तो लेसर क्या भाव पे ये एसेट बेचने को तैयार हो जाएगा? लेसर बोलेगा भैया मैं इसको 13,91,100 में बेचने की इच्छा रखता हूं। ठीक है, क्यों सर ये फर्क क्यों आ रहा है? ये फर्क क्यों आ रहा है राजा? ये फर्क सिर्फ इस अमाउंट की वजह से आ रहा है। अगर आप 1 लाख को मल्टीप्लाई करते हो 0.564 से तो 56,400 आता है। 56,400 आता है तो 13,91,100 में से 56,400 हटा दो, 13,34,700 आता है। राउंड ऑफ के फर्क की वजह से आप मान लो राउंडिंग ऑफ के कुछ फर्क चल रहे होंगे। ठीक है, आर वी क्लियर? सबको क्लैरिटी है यहां पे? क्या इतना उम्मीद लेसर को होगी? यस। अब इसको आईसीआई ने अलग अलग तरीके से नाम दिया हुआ है। आईसीआई ने इसे अलग अलग तरीके से नाम दिया हुआ है, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहूंगा। हम क्या अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे, मतलब हम किस भाव पे सेल मानेंगे लेसी को? नेट इन्वेस्टमेंट पे मानेंगे। किस पे मानेंगे? हम नेट इन्वेस्टमेंट पे मानेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय नेट इन्वेस्टमेंट? नेट इन्वेस्टमेंट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। लेसर के लिए फ्यूचर कैश फ्लो क्या है? 3 लाख का लीज रेंटल भी उसका फ्यूचर कैश फ्लो है, उसको 1.5 लाख रुपए की रेसिडुअल वैल्यू भी फ्यूचर कैश फ्लो का पार्ट बनती है, जिसमें से 50,000 गारंटीड है, 1 लाख गारंटीड नहीं है। 50,000 गारंटीड है, 1 लाख गारंटीड नहीं है। लेकिन लेसर के लिए क्या वो उसका कैश फ्लो है? द आंसर इज यस। तो वो किस भाव पे बोलेगा कि मैं किस भाव पे सेल मानूंगा? वो बोलेगा कि मैं मानने वाला हूं 13,91,100। अब मेरे लाल तुम समझो, इधर सब ध्यान दो। सर लेसर के हिसाब से अब तुम्हारे दिमाग में चलेगा एक कीड़ा, तुम्हारे दिमाग में कीड़ा चलना चाहिए। सर लेसर बोलता है 13,91,100 में सौदा होगा, लेसी बोलता है 13,44,400 में सौदा होगा। मुझे बात बताओ, एट द एंड ऑफ द डे जीतेगा कौन? लेसर की लेसी? एट द एंड ऑफ द डे जीतेगा कौन? लेसर की लेसी। ठीक है, बताओ जी। सर एक गारंटीड अमाउंट अनगारंटीड अमाउंट दिया रहता है, आंसर इज यस। बताओ जीतेगा कौन? द आंसर इज जिसका नेगोशिएशन पावर अच्छा होगा। जिसका नेगोशिएशन पावर अच्छा होगा वही जीतेगा, बात खत्म। ठीक है, रियलिटी में तो यही होता है। आर वी क्लियर? रियलिटी में यही होता है, जिसका नेगोशिएशन पावर अच्छा जीतता वही है। ठीक है, आर वी क्लियर? बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये पकड़ के चल सकते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम आप पकड़ के चल सकते हो कि लेसर जीतेगा, बट रियलिटी में जिसका नेगोशिएशन पावर अच्छा वो जीतेगा। ठीक है, ये भले ही आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, बट ठीक है। अब अलग अलग नाम दिए हुए हैं। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है सर? ये है नेट इन्वेस्टमेंट। ओ, बेसिकली वो भाव है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। जो मेरे लिए सेल वैल्यू है उसी को उन्होंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का नाम दिया है लेसी के लिए। वही लेसी के लिए परचेज प्राइस बनेगा। आखिर जब सौदा होगा तो एक के लिए सेल है तो दूसरे के लिए वही परचेज बनेगा। ठीक है, अच्छा, तो लेसर के लिए उन्होंने क्या नाम दिया? नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ओके। अब दूसरा शब्द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। दूसरा शब्द क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ओ माय गॉड, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? फ्यूचर कैश फ्लो। क्या उसका प्रेजेंट वैल्यू बोला क्या? द आंसर इज नो। क्या कहा? फ्यूचर कैश फ्लोज कहा। ओके, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू फ्यूचर कैश फ्लोज, दैट इज 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 1.5 लाख। द आंसर इज
19.5 लाख। और इसी का जब प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो आपका क्या बन जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, अलाइंड है सर? सर अगर इस पे सौदा होता है तो वहां पे क्या चेंज आएंगे? वहां पे क्या चेंज आएंगे? अरे राजा, अभी तो तुम बेसिक चैप्टर का एक स्नैपशॉट समझो, बेसिक तथ्य क्या है चैप्टर का वो समझो, ठीक है? बेसिक क्रक्स क्या है वो चैप्टर का तुम वो समझो, पहले टर्म्स को जानो कि तुम्हें टर्म्स पता होना चाहिए। भैया नेट इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, तुम्हें टर्म्स पता होनी चाहिए। अच्छा, अब एक होता है अनअर्न्ड इनकम, एक क्या होता है? अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। मेरे लाल, क्या लेसी के बुक्स में तुम इसी को फाइनेंस कॉस्ट बोलते थे? क्या तुम इसी को फाइनेंस चार्ज बोलते थे? यस, लेसी भी कहीं ना कहीं अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालता था और उसी को वो लोन अमाउंट मानता था, ठीक है? वो देख रहा था वो टोटल कितना चुकाता था, उसके प्रेजेंट वैल्यू को लोन अमाउंट मानता था, टोटल कितना जाएगा डिफरेंस वो फाइनेंस चार्ज बोलता था। ये बोल रहा है कि भाई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब कितना पैसा मिलेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू मेरा नेट, डिफरेंस मेरा अनअर्न्ड इनकम। आर वी क्लियर एवरीवन? सबको यहां पे एकदम टकाटक सॉर्टेड है? हाँ रब्बा। सर अगर अगर 13,91,000 पे 13,91,000 पे सेल एग्जीक्यूट हो जाती है, अगर 13,91,000 में सेल एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है, तो क्या सर हमें ऐसा टेबल वापस बनाना पड़ेगा? राजा ये सेम टेबल विथ डिफरेंट अमाउंट, दैट इज 13,91,100 तुम्हें लेसर के लिए बनाना पड़ेगा। और जैसे हमने यहां पे ब्याज निकाला वैसे वहां पे भी ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो ब्याज आएगा वो उसकी अनअर्न्ड इनकम बनते जाएगी हर साल की, ठीक है? सेम चीज वहां पे, बट यहां पे हम खर्चे के तौर पे कैलकुलेट कर रहे थे, वहां पे हम कमाई के नजरिए से कैलकुलेट करेंगे। ओके, सॉर्टेड, डन है सर। लेसर और लेसी का टेबल एक कब होगा? वो एक तब होगा जब जो लेसर का नेट इन्वेस्टमेंट है वही लेसी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जब लेसर का नेट इन्वेस्टमेंट लेसी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाए, ठीक है? और दोनों का ब्याज रेट भी अगर सेम है तो ये सेम टेबल यूज होगा। आर वी क्लियर? बट हमारे सिलेबस में हमें जब पढ़ाया जाता है, हम जब क्वेश्चंस देखते हैं तो तुम्हें दोनों की बुक्स की एक साथ अकाउंटिंग नहीं बोलता है, या तो तुम्हें लेसी के लिए पूछेगा या तो तुम्हें लेसर के लिए पूछेगा, कभी दोनों का साथ में नहीं पूछेगा, ये याद रखना। तो तुम्हें चिंता करने की नीड नहीं है कि सर दोनों का साथ में आ गया और दोनों में फिगर अलग अलग है तो हम क्या करेंगे। पहली बात, दोनों का साथ में आया, फिगर अलग अलग नहीं रहेंगे नॉर्मली, और आएगा ही नहीं वैसा सवाल, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है जितने भी वो इन द बुक्स ऑफ लेसी पूछेगा या इन द बुक्स ऑफ लेसर पूछेगा, ठीक है? तो अगर आपको बुक्स ऑफ लेसी पूछा तो तुम्हारे लिए गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू को लेना है और उस अकॉर्डिंग तुमने अपना कैलकुलेशन करना है, ये टेबल बनाना है, ब्याज निकालना है जिसको तुम फाइनेंस कॉस्ट मानोगे। अगर तुम्हें लेसर के लिए बोला, अगर तुम लेसर के लिए निकाल रहे हो तो अनगारंटीड अमाउंट को भी कैश फ्लो का पार्ट मानना और टेबल बनाने का और अकाउंटिंग करने का। ओके, इंटरेस्ट जो कि फाइनेंस कॉस्ट है वो लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, अनअर्न्ड इनकम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेगा? लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात खत्म हो गई यहीं पे। जैसे फाइनेंस कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है ओवर द लाइफ, दैट इज 6 साल में गया, तो यहां पे अनअर्न्ड इनकम भी 6 साल में प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो सर हमारा लास्ट सवाल, इसमें लीगल ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? लीगल ओनरशिप जब लीज का टेन्योर खत्म होगा तब लीगल ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है? और अगर ट्रांसफर नहीं भी हुई तभी तो क्वेश्चन ने लिखा कि जो इकोनॉमिक लाइफ है वो तो लेसी ने यूज कर लिया, वो तो लेसी ने यूज कर लिया, अगर वो वापस कर भी देता है, वो वापस कर भी देता है, बट स्टिल हम इसे क्या मानेंगे? सेल ऑफ एसेट सब्सटेंस ओवर फॉर्म को हम इज्जत देंगे, ठीक है? और जो फाइनेंस लीज नहीं वो ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग लीज बन जाएगी। ऑपरेटिंग लीज में जो भी रेंटल है, जो भी रेंटल है वो आप कहां शिफ्ट करते जाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट करते जाओगे।
तो राजा आज के लिए इतना ही। हमने एक फाउंडेशन ले डाउन कर दिया AS19 का और काफी सारी बातें हमने कवर कर ली है AS19 की। अलाइन राजा, टाटा, सॉर्टेड है। यस सर। और इस एएस का मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा, इस एएस का मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा ताकि आपका पूरा एएस कंप्लीट हो जाए, आपके दिमाग में एएस एकदम सेट हो जाए। ठीक है राजा, चलो बाय बाय, टेक केयर।